दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, उसके पेपर का सॉल्यूशन आपके पास है। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल जो है बिंब के बारे में सवाल है। 4 कथन हमारे पास हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा संगत नहीं है। तो पहला जो कथन है वो ये है, बिंब स्वतः संभव होते हैं, सही बात है। प्रतीक का निर्माण एक सचेष्ट क्रिया है, ये भी सही है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है वो है कि बिंब द्वारा संप्रेषित अर्थ गूढ़ होता है, सबके लिए भिन्न भिन्न होता है, ये कथन जो है वो गलत है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, बिंब और प्रतीक में एक छोटा सा अंतर होता है उसकी शब्दावली में। बिंब की शब्दावली जो होती है वो एकार्थी होती है, यानी कि बिंब जो है वो एक अर्थ देता है, सबके लिए एक अर्थ देगा, जबकि प्रतीक जो होते हैं वो आपको भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। प्रतीक एक्चुअली वो चीज़ होती है, एक मोटा अंतर अगर समझें, प्रतीक ऐसी वस्तुओं का बनाते हैं जिनके रूप और आकृति से, इनकी प्रवृत्ति से हम परिचित होते हैं, और बिंब जो है एक अप्रस्तुत वस्तु होती है, उसकी एक मानसिक कल्पना होती है, वो हम तैयार करते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है, असंगत है, तो इसका सही उत्तर ये आ जाएगा। दूसरा, बिंब का प्रमुख धर्म ये है कि इंद्रियता। अब मानस पटल पर उभरने वाले चित्र हैं, इंद्रियता तो है ही, उसमें प्रमुख धर्म हमारा यही है, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, बिंब इंद्रिय माध्यम से एक जो विचार है हमारे, तार्किक विचार है, सत्य है, उन तक पहुंचने का एक मार्ग होता है, एक शब्द चित्र होता है जो कल्पना के सहारे चलता है, जिसमें मानवीय संवेदनाएं होती हैं, मानस पटल पर अंकित होती हैं वो चीज़ें। तो ये बाकी सारे कथन ठीक हैं, ये दूसरा वाला जो है वो गलत है, तो इसका सही उत्तर ये बी ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आ जाता है, हास्य के स्रोत आनंददायक होने चाहिए, अर्थात आनंददायक व्यक्ति, आनंददायक शब्द और कार्य। बात किसकी की जा रही है? आनंद की। अगर बात आनंद की है, ऑप्शंस में देख लेते हैं आनंद से संबंधित कौन सा शब्द है। देखिए, विरेचन वो चीज़ होती है जिससे अपने जो मनोभाव हैं या मनोसंवेग हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भावों को, अपनी करुणा के भावों को या दूषित मनोविकारों को बाहर निकालते हैं, विरेचित करते हैं, उनका सामंजस्य करके उनके साथ एक आनंद की स्थिति पहुंचती है वहाँ तक। तो ये दूषित मनोविकार को बाहर निकालने की क्रिया होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला आ जाता है त्रासदी। त्रासदी में एक मोटी बात यह है कि एक गंभीर कथा होती है और मूल भाव क्या होता है, इसमें करुण रस होता है। करुण रस होगा तो वहाँ हास्य होगा नहीं, ये तो अपोजिट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कॉमेडी। तो कॉमेडी यानी कि कामदी तो खुद एक हास्य से जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चौथा ऑप्शन जो है अनुकरण जो है, अनुकरण क्या होती है? नकल होती है। अनुकरण क्या होती है? नकल होती है। और इसके लिए आपको पता है एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। विरेचन के लिए कथारसिस करते हैं, जबकि अनुकरण के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। हुबहू नकल नहीं होती, प्रस्तुतिकरण भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन या दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बना, इसका सही उत्तर बना कामदी। अगला सवाल जो है वो अति यथार्थवाद के बारे में है। देखिए, जब सवाल किए गए हैं सारे के सारे कंसेप्ट बेस के क्वेश्चंस हैं। अति यथार्थवाद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। अति यथार्थवाद किसी बहिर्गत प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता, आंशिक प्रतिबद्धता की कमी है। अब ये दोनों कथन ही आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यह अति यथार्थवाद की धारणा क्या कहती है, वो धारणा वो बताते हैं हम आपको। एक्चुअली ये बात है 1917 की। जब 1917 में आंदोलन ये शुरू हुआ 1917 में, तो वहाँ फ्रांस के एक कवि थे, लेखक थे, आंद्रे बेता, उनको इसका प्रवर्तक मान सकते हैं। फिर उसके बाद एक घोषणा पत्र जारी होता है इसका 1924 में, और उसमें ये बात बताई जाती है कि आदमी के जो
अतार्किक विचार होते हैं, अजीबोगरीब क्रियाएं जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से, किसी कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है। और ये जो अभिव्यक्ति होती है वही अभिव्यक्ति आपकी अति यथार्थवाद कहलाती है। ठीक है, और ये आई कैसे थी ये बता देते हैं। ये जब प्रकृतवाद होता है या यथार्थवाद जो होती है उसके अपोजिट में ये चीज़ आई थी। जैसे छायावाद के विरोध में आगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद बने, वैसे ही इस मानवतावाद और यथार्थवाद जो है उसके विरोध में अति यथार्थवाद आया था। तो उसमें तो कोई साम्य नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, एक खास बात क्या होती है अति यथार्थवाद की, कि वो किसी भी नियंत्रण को या किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता है, वो सारे बंधन से मुक्त होता है। नियंत्रण चाहे आपका बौद्धिक हो या सौंदर्य शास्त्र का हो, नैतिक हो या आदर्श से रिलेटेड हो, कोई भी बंधन हो उसको वो स्वीकार नहीं करता है। सारी की सारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उससे कोई संबंध उसका नज़र नहीं आता है। यही बात याद रखने वाली है। तो किसी भी बंधन को वो स्वीकार नहीं करता है, ये बात एकदम सही है। और दूसरा जो ऑप्शन आता है आंशिक प्रतिबद्धता की हामी है। तो अगर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता है तो आंशिक भी वो स्वीकार नहीं करता, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है कि वो आंशिक प्रतिबद्धता का हामी है। नहीं, कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती है अति यथार्थवाद में। तो ये कथन इसका गलत था, तो ये ऑप्शन इसका सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो भाषा से रिलेटेड है। अब भाषा के बारे में बातें कही गई हैं। सवाल क्या है कि सच्ची भाषा वह है जो मनुष्य भाव वेग के क्षणों में बोलता है। भावों का सहज उच्छलन, ये किसने कहा था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, आप सबको पता है। और दूसरे जो साथी हैं लेखक इसके जो ऑप्शंस में आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्जाइनस जो मानते हैं वो उद्दात से संबंधित मानते हैं भाषा को, ये मानते हैं उद्दात से संबंधित। और इलियट जो कहते हैं, इलियट की बात कर लेते हैं। इलियट का मानना था कि साहित्यिक भाषा जो होती है वो प्रौढ़ भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? प्रौढ़ भाषा होती है। तो प्रौढ़ भाषा ये नहीं। वर्ड्सवर्थ का मानना था गांव की भाषा, गांव से रिलेटेड या अपने मूल भावों की जो बातें होती हैं वो होती है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था। क्रोंचे तो ऐसा मानते हैं कि जो कवि होता हो तो बोलता ही नहीं कुछ भी, मतलब जब भी उसके प्रति उसकी तो कोई भाषा ही नहीं होती जब तक बाहर की चीज़ें उसके साथ कुछ घटित नहीं हो जाती। उनका मानना यह था कि जब बाह्य अभिव्यक्ति होती तभी कविता पैदा होती है, तो बाह्य अभिव्यक्ति होनी ज़रूरी होती क्रोंचे के लिए तो ये भी नहीं है। अब वर्ड्सवर्थ के बारे में आप सबको पता है, 1798 में इन्होंने कोलरिज के साथ मिलकर के एक किताब निकाली थी, लिरिकल बैलेट्स। उसके कितने संस्करण थे ये आप कमेंट करके बताएंगे। 1798 में किताब आई थी, याद रखिएगा। हाँ, 1793 में, यानी कि 1793 में इनकी पहली किताब थी, याद रखिएगा। इससे पहले इन्होंने काम कर लिया है। उस किताब का नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, याद रखिएगा। ये 1793 में आई थी। और कोलरिज जिनकी जो मुलाकात हुई थी 1795 में हुई थी। ठीक है, दोनों दोस्त बन गए थे, बाद में इन्होंने काम किया था इकट्ठा। ओके, ये चौथा सवाल हमारा हो गया है। अब पांचवें सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। पांचवा सवाल जो है वो गिरिराज किशोर के उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जिस पर उन्हें व्यास सम्मान मिला। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला गिरमिटिया, कथा सतीसर, इन्हीं हथियारों से और ना भूतो ना भविष्यति। ये चारों ऑप्शन, मज़ेदार बात है, चारों को व्यास सम्मान मिला है। अब इसमें से आपको छांटना है गिरिराज किशोर का कौन सा है। तो गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया है। पहला गिरमिटिया जो है वो गिरिराज किशोर का है। ये आया कब था? ये आया था 1999 में। ठीक है, और इसको व्यास सम्मान मिला था 2000 में। 2000 में व्यास सम्मान इसको मिल गया था। और ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, आपको पता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इनके बारे में भी जान लेते हैं। कथा सतीसर। कथा सतीसर जो है वो चंद्रकांता का उपन्यास है जो 2001 में आया था। और इसको जो व्यास सम्मान मिला था वो 2005 वाला मिला था। 2005 का जो व्यास सम्मान है वो कथा सतीसर को मिला हुआ है। ठीक है, अगला उपन्यास जो है इन्हीं हथियारों से। ये उपन्यास जो था वो अमरकांत का था।
ये किसका है? अमरकांत का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2003 है। इसकी खास बात क्या थी ये भी बता देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के जब तक हमें आज़ादी मिली 1947 तक, मतलब उसकी जितनी राजनीतिक समस्याएं थी या सामाजिक जो यथार्थ है उनको दिखाता हुआ ये उपन्यास है। ठीक है, अगला उपन्यास है न भूतो न भविष्यति। ये न भूतो न भविष्यति वाला जो उपन्यास है ये है नरेंद्र कोहली का। ये नरेंद्र कोहली का है। इसको व्यास सम्मान मिला था 2012 में। तो ये चारों को व्यास सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये आप कमेंट करके हमें बताइए, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये बहुत आसान सवाल है। जालपा पात्र जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमचंद के सारे उपन्यास आपको ध्यान है। ये 4 उपन्यास हमारे सामने हैं, सेवा सदन, कायाकल्प, गबन और निर्मला। इनके पात्र देख लेते हैं, फिर देखेंगे जालपा किस में है। ठीक है, तो इन सब से सबसे पहले जो उपन्यास आता है वो आता है सेवा सदन। ये सेवा सदन 1918 में आया था, और सेवा सदन के जो पात्र थे वो थे सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र और शांता। ये इसके पात्र हैं मोटे तौर पर। इसके बाद जो उपन्यास बना वो बना था कायाकल्प। कायाकल्प आया था 1926 में। 1926 में कायाकल्प आया, और इसके पात्रों में थे यशोदानंदन, ख्वाजा महमूद, देवप्रिया, चक्रधर। ये नाम आपको याद आ रहे होंगे, ये कायाकल्प के पात्र हैं। फिर आया गबन और निर्मला। इनमें निर्मला पहले है, गबन बाद में है। ठीक है, निर्मला कब आया था? निर्मला आया था 1927 में, 27 में आया था। निर्मला के पात्र आपको पता है ना, तोताराम, कृष्णा, उदय भानुलाल, कृष्णचंद्र, ये उसके पात्र थे। अब बचता है आपका जो पूछा गया है गबन। गबन मतलब उसके पात्र जो बात कर लेते हैं। गबन आया था 1931 में, 1931 में आया। इसके पात्रों में आपको पता है जालपा है, जालपा इसके पात्रों में है, गबन में पात्रों में है। इसके अलावा जो पात्र हैं रामनाथ हैं, रतन हैं, जोहरा है, ये इनके पात्र आ जाते हैं। तो ये गबन का पात्र है जालपा। ठीक है, ये छठा सवाल हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक तथ्यात्मक सवाल। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके काव्य संग्रह आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा है? अब हमारे पास 4 काव्य संग्रह हैं। नंबर 1 कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, दूसरा है इतने पास अपने, तीसरा है दीप देहरी द्वार, चौथा है लोग भूल गए हैं। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा सही बैठता है इनका। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा का जो है वो दीप देहरी द्वार जो है वो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक है, अब ये कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ जो है ये रघुवीर साहे का था। ये किसका था? रघुवीर साहे का है। ये आया था 1989 में, तो ये पता लग गया हमें। इतने पास अपने जो है वो आया है शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह। ये इतने पास अपने, ये शमशेर बहादुर की है, 1980 में रचना आई थी शमशेर बहादुर की। दीप देहरी द्वार ये आपको पता लग ही गया है, लक्ष्मीकांत वर्मा। लोग भूल गए हैं ये रघुवीर साहे का है। लोग भूल गए हैं ये रघुवीर साहे का है, और ये आया था 1982 में। तो इसका सही उत्तर जो बनता है वो बनता है दीप देहरी द्वार। दीप देहरी द्वार लक्ष्मीकांत वर्मा का ये बनता है। अच्छा, जाते जाते एक और बात आपको बताते हैं कि इनके अलावा इनके और काव्य कृतियाँ कौन सी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नए प्रतिमान हैं, आदमी का जहर है, धुएं की लकीर, सीमांत के बादल, ये सारे के सारे जो है इनके काव्य संग्रह हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के। ठीक है, सवाल नंबर 8वां सवाल, ये एक गंभीर सवाल है। देखिए, मीरा के काव्य वैशिष्ट्य के संबंध में सवाल है। कौन सा कथन असंगत है? अच्छा, जब कथन असंगत पूछा जाता है तो बड़ा बारीकी से हमें देखना पड़ता है। असंगत कथन कौन सा है? पहला कथन जो है कि मीरा के काव्य में राजस्थान, ब्रज और गुजरात का सांस्कृतिक ऐक्य है। बिल्कुल सही बात है। मीरा जो है राजस्थान में थी, आप सबको पता है, और राजस्थान में थी तो वहाँ राजस्थानी भाषा, गीत गाती थी तो ब्रज भाषा और गुजरात, इन तीनों की संस्कृति के साथ उन्होंने मिलकर के बातें की थी। तो ये बिल्कुल सही, इसके काव्य में चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा, कबीर की तरह मीरा की काव्य भाषा में कई बोलियाँ आ जाती हैं, देखी गई हैं आपको।
तो कई बोलियां इसमें हैं, ये सही है। अगला जो है, मीरा के काव्य में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग मिलता है, ये चीज़ असंगत है। फारसी जो शब्द है, उर्दू फारसी जो है, वो मीरा के काव्य में नहीं है। मीरा के काव्य में राजस्थानी ब्रज भाषा है, उर्दू फारसी शब्दावली नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही बैठ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये कथन जो है असंगत है। ठीक है, मीरा के काव्य भाषा में सृजनात्मक अपेक्षाकृत कम है, सृजनात्मक अक्षमता अपेक्षाकृत कम है, ये ठीक बात है, लेकिन ये कथन जो है ये गलत है। उर्दू फारसी शब्दावली, मीरा के काव्य में आपको पता है उर्दू फारसी शब्दावली की बजाय राजस्थानी और ब्रज भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, एक नीला आईना बेठोस, ये एक कविता ही है। एक नीला आईना बेठोस, ये शमशेर बहादुर की कविता है और इसकी पंक्ति आपसे पूछी गई है कि एक नीला आईना बेठोस ये जिंदगी और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल मौन में। तो ये पता लगी गया आपको, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियाँ हैं, एक नीला आईना बेठोस। ये जब आप बात करते हैं, कुछ कविता संग्रह है इनका, जो आपको पता ही है, कुछ कविताएं इससे ये लिया गया है। इसके अलावा इसमें निराला के प्रति है, पूर्णिमा का चांद है, उषा एक कविता है, वो इसी काव्य संग्रह में है। एक पीली शाम, बहुत गजब की कविता इनकी है, एक पीली शाम, वो भी कुछ कविताओं में ही संकलित है। दूब एक कविता है इनकी, या शाम होने कोई, ये भी एक कविता है, या एक और है इनकी कविता मुझे न मिलेंगे आप, ये भी इसी काव्य संग्रह में, कुछ और कविता में। ठीक है, तो कुछ कविताएं इनका एक काव्य संग्रह है, उसमें ही संकलित थी। ठीक है, ये हमने देख लिया है शमशेर बहादुर की। नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल आ जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे एक क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी कन्याकुमारी का छवि अच्युत। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? चिरपरिचित रचना राम की शक्ति पूजा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है उससे ये लिया गया है। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो एक कविता थी राम की शक्ति पूजा, आप सबको पता है अनामिका जो संस्करण आता है, अनामिका 1938 वाला, एक अनामिका कविता भी आई थी, आपको पता है, उसको 1923 में वो आई थी, लेकिन ये जो संग्रह बना था 1938 द्वितीय संस्करण, इसको बोलते हैं द्वितीय संस्करण, और उसमें ये संग्रहित किया गया था राम की शक्ति पूजा। ठीक है, 1936 इसका भी प्रकाशन वर्ष आपको बता देते हैं। तो उसकी ये पंक्ति है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी कन्याकुमारी का छवि अच्युत, ये निराला की पंक्ति है। 11वां सवाल आ गया कि किसका संबंध, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से किसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की बिंबावलियों से है। अब जब सपने में अवचेतन मन की जो बिंबावलियां घटती हैं तो वहाँ एक ही नाम आता है, फैंटेसी। ठीक है, तो ये फैंटेसी की जो बिंबावलियाँ होती हैं उनसे संबंधित है। आपको पता है फैंटेसी के 3 प्रयोजन होते हैं, नंबर 1 मनोरंजन, नंबर 2 यथार्थ से पलायन, और तीसरा जो दोषयुक्त मानव होता है या दोषयुक्त जो संसार होता है उसके प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा करना, वो भी हमारा फैंटेसी का काम है। तो फैंटेसी बिंब ऊपर हमने देख लिया है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूपक में आरोप किए जाते हैं, अभिव्यंजना अभिव्यक्ति, और अभिव्यंजना एक अलग चीज़ होती है। सपने से जो कल्पनाएं ली जाती हैं अवचेतन मन में, वो फैंटेसी होती है। बहुत आसान सवाल ये सामने हमें दिखाई दे रहा है। नंबर 14 नंबर संरचनावाद से संबंधित सवाल है। संरचनावाद आपको पता है सोश्यूर का था, ठीक है, लेकिन उस संरचनावाद के संबंध में असंगत विचार आपको बताना है। संरचनावाद आखिरकार क्या मानता है? संरचनावाद एक ऐसी प्रतिक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा जान लेना चाहिए हमें कि संरचनावाद आखिर होता क्या है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। संरचनावाद में एक बात याद रखिएगा, ये जो धारा थी वो भाषाई आधार पर थी, भाषा के तौर पर हमने इस चीज़ को देखा था, और इसमें संरचना के बीज तत्व रूपी रूपवाद में दिखाई देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हर वस्तु का एक अवयव होता है, उसके अपने घटक होते हैं, ये बात भी सही है। घटक अंग है और संरचना अंगी, ये बात भी सही है। अब बात आ जाती है, जहाँ पेजे ने इसके 5 घटक बनाए थे, नहीं,
5 नहीं बनाए थे। 20 तत्वों में जब बात होती है इसकी, जो ऊपर हमने बात की, वो उसमें दिखाई देते हैं। संरचना के 20 तत्व सभी रूपवाद में मिलते हैं, ये बात सही थी इसकी। इसमें जब हमने देखी थी तो ज्या प्याजे के 3 घटक निकल के आए थे। कितने? 3 घटक निकल के आए थे। नाम क्या थे? एक का नाम था साकल्य, दूसरे का नाम था रूपांतरण, तीसरे का नाम था आत्मानुशासन। एक नज़र डाल लेते हैं। साकल्य क्या होता है? जिसमें विभिन्न इकाइयों की एक आंतरिक संगति होती है, स्वयं में पूर्ण होती है, उसको हम बोलते हैं। और ये अव्यय सहित भी हो सकती है, अव्यय रहित भी हो सकती है। दूसरा जो था वो रूपांतरण था, मतलब भाषा के अलग अलग घटकों के जो पारस्परिक संबंध हैं उनका परिवर्तन संरचना में जो रूपांतरण होता है वो कहलाता है। तीसरा अनुशासन और नियम के अनुसार जो संरचना कार्य करती है, मतलब इसके आंतरिक नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार ये अनुशासित होती है। तो संरचना के घटक जो है आंतरिक होते हैं। भाषा संरचना के शब्द तुम, आप, मैं कुछ भी हो सकते हैं। तो तीसरा हमें इस बात का याद रखना। तो 3 घटक थे, इसके 5 नहीं थे। 15वां सवाल जो आता है वो एकांकी संग्रह बताना है आपको कि वो एकांकी संग्रह उपेंद्रनाथ अस्क का कौन सा है। स्त्री का हृदय, चोर के घर छिछोर, देवताओं की छाया में अपनी टेक निभाई। तो यह आपको साफ दिख रहा है उपेंद्रनाथ अस्क का जो एकांकी संग्रह है वो देवताओं की छाया में है। उपेंद्रनाथ अस्क का जो है वो देवताओं की छाया में है। इसके अलावा उपेंद्रनाथ अस्क के जो हैं वो आपको बता देते हैं कौन कौन से एकांकी हैं। मेमुना एक इनकी है, मेमुना आपको याद रहेगा। छठा बेटा और रचनाएं आपको बताएं इनकी। सुखी डाली एक इनकी रचना है। पापी एक एकांकी इनकी 1938 में आई थी, पापी, ठीक है। उसके बाद एक लक्ष्मी का स्वागत इनकी एकांकी है। देवताओं की छाया में जो आई थी इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताएं तो ये 1940 में आई थी, 1940 में ये उपेंद्रनाथ अस्क की थी। फिर उसके बाद चरवाहे आती है एक इनकी रचना। अलग अलग रास्ते आती है, आदर्श और यथार्थ की बातें होती हैं। ये उपेंद्रनाथ अस्क की रचनाएं हैं एकांकियों में अगर हम बात करें। अब ये स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय जो है वो रचना जो है किसकी है? वो रचना उदय शंकर भट्ट की है। स्त्री का हृदय जो है उदय शंकर भट्ट की है। और उदय शंकर भट्ट की इसके अलावा कुछ और रचनाएं भी आपको याद आ रही होंगी। एकांकी नाटक जो इनके थे, आदिम युग, 3 नाटक, धूमशिखा, स्त्री का हृदय, क्रांतिकारी, एकला चलो रे, कालिदास, तुलसीदास, ये सारे के सारे, विक्रमादित्य, राका, मानसी इनके काव्य थे, अमृत और विष ये इनके काव्य थे और ये इनकी एकांकियाँ थी। स्त्री का हृदय एकांकी जो है उदय शंकर भट्ट की है। अब बचा चोर के घर छिछोर। चोर के घर छिछोर जो है वो जीपी श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा, जीपी श्रीवास्तव का नाम। तो जीपी श्रीवास्तव की रचना है चोर के घर छिछोर, ठीक है। ये आई थी 1933 में, 1933 में आई थी, जीपी श्रीवास्तव की रचना है। इसके अलावा जीपी श्रीवास्तव की और रचनाएं भी आपको बता देते हैं। मर्दानी औरत है, मिस अमेरिकन है, दुमदार आदमी है, गड़बड़ झाला है, साहित्य का सपूत और इनकी रचना आ जाती है नोक झोंक। इस प्रकार की रचनाएं जो हैं वो जीपी श्रीवास्तव की यानी कि गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की हैं, ठीक है। अब एक रचना रह गई, ये एकांकी अपनी टेक निभाही। ये आप बताएंगे कमेंट करके कि ये अपनी टेक निभाही जो है वो किसकी है। चलिए बता देते हैं आपको, ये है हरिश्चंद्र कुलश्रेष्ठ की एकांकी। अब आपको बताना है ये कौन सी विधा है एकांकी में, क्या ये भाण है, क्या ये प्रहसन है, आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये हरिश्चंद्र कुलश्रेष्ठ की एकांकी है, अपनी टेक निभाही, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन जो हैं हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट कड़ी में हम अगले सवाल आपके साथ लेकर के फिर उपस्थित होंगे। हाँ, ज़रूर बताइएगा यदि ये कोशिश हमारी आपको ठीक लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा पार्ट फिर हम इस पेपर का आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।